गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हम रिवीजन में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करेंगे एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी आईसीए के स्टडी मटेरियल से। एग्जाम्पशन तो आप समझते ही हैं कि वो गुड्स और वो सर्विसेज होते तो टैक्सेबल हैं, यानी वो जब जीएसटी की लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से गुड टैक्सेबल होंगे, उस लिस्ट में वो गुड्स इंक्लूड होते हैं, वो सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, पर गवर्नमेंट अलग से नोटिफिकेशन निकालकर उन्हें माफ़ कर देती है जीएसटी से। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है या पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए वो चीज़ बहुत कॉस्टली पड़ रही है तो गवर्नमेंट उस चीज़ को एग्जेम्पशन दे सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में माफ़ कर सकती है। तो एग्जेम्पशन गुड्स कोई आपसे पूछते क्या ये फ्री गुड्स होते? नहीं, फ्री नहीं होते, ये टैक्सेबल ही होते हैं, लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, टैक्सेबल लिस्ट में, पर गवर्नमेंट अलग से नोटिफिकेशन निकालकर इनको जीएसटी से माफ़ करती है। When a supply of goods or services fall within the purview of charging section, सेक्शन 7 आप पढ़ चुके हैं। चार्जिंग सेक्शन जीएसटी में सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में आपने पढ़ा था कि अगर कोई गुड्स और सर्विस आप सप्लाई करते हैं, कंसिडरेशन चार्ज करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स यानी बिजनेस के दौरान, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं तो आपको जीएसटी देना होता है। तो वो चार्जिंग सेक्शन था। सेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर आप गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। हाउएवर फॉर डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, पर ये कैलकुलेट करते समय कि आपको कितना टैक्स देना है, वन नीड टू फर्दर चेक, ये भी देखना होता है वेदर सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्या वो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट है या नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई हैज़ बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस बोथ विच अटेंड निल रेट ऑफ टैक्स, या तो उस पर टैक्स की रेट निल है, यानी टैक्स का जो रेट का कॉलम है वो ब्लैंक है, और विच मे बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या जिन्हें पूरी तरह से टैक्स से माफ़ कर दिया गया है। एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स आप पढ़ चुके हैं। ऐसे गुड्स जो अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाता है। अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी हैज़ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी, यानी जो जीएसटी का सीजीएसटी का सेक्शन 11 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी गुड्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है जीएसटी से, और आईजीएसटी का वही सेक्शन 6 में भी सेम चीज़ लिखी गई है। पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब आप पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट की गई हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटी लॉ एम्पावर मतलब अधिकार देता है, राइट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, एज द केस में भी जो भी परिस्थिति है, टू ग्रांट एग्जेम्पशन की वो एग्जेम्पशन दे सकते हैं फ्रॉम टैक्स से। द एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल जो बनी हुई है वो सुझाव देती है, रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि इस प्रोडक्ट पर या इस सर्विस पर जीएसटी माफ़ होना चाहिए, और उन सुझावों को मानते हुए सरकार उस प्रोडक्ट या सर्विस को एग्जेम्प्ट कर सकती है। जीएसटी काउंसिल ऑर्डर नहीं दे सकती, रिकमेंडेशन दे सकती है, सुझाव दे सकती है। एग्जेम्पशन कैन बी फ्रॉम होल ऑफ टैक्स, या तो सारे टैक्स से माफ़ कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 10% टैक्स की रेट है तो पूरा 10% टैक्स माफ़ हो सकता है, या पार्ट ऑफ टैक्स भी हो सकता है, यानी 10% रेट है तो गवर्नमेंट कह सकती है 5% माफ़ करते हैं, 5% आपको देना होगा। एग्जेम्पशन कैन बी ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर, यानी कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है गवर्नमेंट पब्लिक को बताने के लिए, या स्पेशल ऑर्डर होता है कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में इशू किया जाता है कोई ऑर्डर, तो उसे स्पेशल ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी बहुत तेज़ी से महंगी हो रही है मार्केट में, सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, शुगर कि कोई भी प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है मार्केट में, तो गवर्नमेंट को फटाफट उस पर स्पेशल एक्शन लेना होगा, टैक्स घटाना होगा ताकि वो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए सस्ता हो जाए। चीनी तो डे टू डे लाइफ में चाहिए पब्लिक को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जीएसटी की रेट कम कर सकती है, पूरी तरह से माफ़ कर सकती है। तो जो स्पेशल ऑर्डर होता है वो एक्सेप्शनल नेचर का होता है, वो अपवादजनक परिस्थिति में इशू किया जाता है। और जो एग्जेम्पशन है वो अनकंडीशनल एग्जेम्पशन भी हो सकती है और कंडीशनल एग्जेम्पशन भी हो सकती है। अनकंडीशनल एग्जेम्पशन मतलब कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आप पेन बनाते हैं, बुक्स प्रिंट करते हैं, बुक्स बेचते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस के लिए, तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा किताबों पर, तो ये अनकंडीशनल है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं, कोई भी बुक्स बेच रहे हैं आप किसी भी स्कूल कॉलेज के लिए तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अनकंडीशनल एग्जेम्पशन मैंडेटरी है, आप ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को नहीं मैं तो जीएसटी कलेक्ट करूँगा पब्लिक से और आपको दूंगा, नहीं, अनकंडीशनल एग्जेम्पशन मैंडेटरी होती है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं जीएसटी पे करूंगा इस पर।
जबकि कुछ कंडीशनल एग्जेम्पशन होती है, मतलब कुछ कंडीशन अगर आप पूरी करेंगे तो वो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जैसे आपने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा था, कंपोजिशन स्कीम में कम रेट से आपको टैक्स देना होगा, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी होगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेक्शन 11 गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को स्पेशल ऑर्डर नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम कर सकती है। स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्शन नेचर में इशू किया जाता है जब बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशंस अराइज होती है कंट्री में। अनकंडीशनल एग्जाम्पशन मैंडेटरी होती है, जिसको बिना कंडीशन के मिली है सबको लेनी पड़ेगी, उसमें ऑप्शन नहीं चलेगा। और कंडीशनल एग्जाम्पशन में ऑप्शन होता है, आप अगर वो कंडीशन पूरी करते हैं तो आपको जीएसटी से एग्जाम्पशन मिलेगी, यानी कम रेट से देना होगा जीएसटी या बिल्कुल नहीं देना होगा। और अगर आप कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो आपको जीएसटी देना होगा। लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब जनरली सर्विसेज के हैं, गुड्स की लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है जितनी सर्विसेज की है, और क्वेश्चन एग्जाम में सर्विसेज पे ही पूछा जाता है कि कौन कौन सी सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट की गई हैं। पहला है सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। अगर आप कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं तो आपको जीएसटी से एग्जेम्पशन दी गई है। सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A 12AB में ट्रस्ट के तौर पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। आप कल्याणकारी काम करेंगे, पब्लिक की भलाई के लिए काम करेंगे तो आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस सेरेमनी मतलब जो लाइफ टाइम में होते हैं, जैसे नामकरण संस्कार होता है, बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, तो जो पंडित, मौलवी, पादरी ये सब सर्विसेज देते हैं रिलीजियस सेरेमनी, पर वो आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं, पर उनको कोई जीएसटी नहीं देना होता। गवर्नमेंट ने बोला कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, कोई नामकरण संस्कार हो रहा है, कोई भी ऐसा रिलीजियस सेरेमनी हो रही है और इसके लिए सामने वाला जो पंडित है, प्रीस्ट है, ठीक है, वो आपसे कुछ पैसे कलेक्ट कर रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देंगे वो। रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग। प्रेसिंग मतलब एरिया, आप रिलीजियस प्लेस, जैसे आपको मान लीजिए कोई मंदिर में फंक्शन करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग मंदिर में एक हॉल होता है बुक कराते हैं और वो जगह किराए पे लेते हैं और फिर ट्रस्ट को पैसे पेमेंट करते हैं। आपको मंदिर वालों को कुछ पैसा देना होता है तो वो रेंट पे दे रहे हैं जनरल पब्लिक को। अगर आप जगह ओन और मैनेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, और जो किराए पे दे रही है जगह वो मंदिर या तो वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई रिलीजियस ट्रस्ट है जो कि सेक्शन 12AA और 12AB में इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। हाउएवर नथिंग कंटेन इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई। आपने अभी बी पॉइंट में पढ़ा कि अगर कोई ट्रस्ट है या कोई रिलीजियस ट्रस्ट है जो सेक्शन 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड है या सेक्शन 1023C क्लॉज 5 में रजिस्टर्ड है और वो अपनी जगह किराए पर देता है, ठीक है, तो उसे जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलेगी। पर अगर ये केस होते हैं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जीएसटी देना होगा। नथिंग कंटेन इन एंट्री बी, भले इस बी पॉइंट में कुछ भी लिखा हो, ये चीज़ प्रिवेल करेगी जो आप पढ़ने जा रहे हैं। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 1000 और मोर। अगर रूम का किराया, वो ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट आपसे कोई रूम का किराया ले रहा है 1000 रुपये या उससे ज़्यादा का पर डे, तो उसे जीएसटी देना होगा। यानी 1000 रुपये से कम किराया चार्ज कर रहा है पर डे रूम का तो जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस, कम्युनिटी हॉल किराए पे दे रहे हैं, प्रेमाइसेस कोई जगह, कल्याण मंडप दे रहे हैं, ओपन एरिया दे रहे हैं एंड लाइक इसी तरह का कोई एरिया दे रहे हैं, फिर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे, और 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा वो आपसे ले रहे हैं तो जीएसटी देना होगा। रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर ₹10,000 और मोर पर मंथ। और अगर आप किराए पे शॉप देते हैं, जैसे आप कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ शॉप्स बनी होती हैं, वो शॉप को किराए पे देते हैं और जो किराया ले रहे हैं वो 10,000 रुपये उससे ज़्यादा ले रहे हैं पर मंथ तो जीएसटी देना होगा। सर्विसेज स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट मतलब दो देश मिलकर कोई ट्रीटी कर लेते हैं कि हमारे धार्मिक यात्री आपके यहाँ पे घूमने आएंगे और आपके हमारे यहाँ पे आएंगे तो हम उनको फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है, तो उन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जैसे कैलाश मानसरोवर चाइना तिब्बत में पड़ता है तो हमने बायलैटरल एग्रीमेंट कर रखा है और हमारे जो पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थयात्री होते हैं धार्मिक पर्पस के लिए कैलाश मानसरोवर घूमने जाते हैं तो जो पैसे चार्ज किए जाते हैं उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग देते हैं आप। रिक्रिएशनल एक्टिविटी मतलब बढ़ावा देते हैं किसी आर्ट को, कला को, कल्चर को बाय एन इंडिविजुअल। और स्पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देता है कोई चैरिटेबल एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB में इनकम टैक्स एक्ट में। अब क्वेश्चन उठता है, अभी आपने पढ़ा
कि कोई आप चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं आप, तो आप जो पैसा ले रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए पब्लिक से, उस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। हाँ, अगर आप रूम किराए पर देता है कोई ट्रस्ट और 1000 रुपीज़ पर डे या उससे ज़्यादा किराए पे देता है तो जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई ओपन एरिया कोई हॉल वगैरह किराए पर दे रहे हैं 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा ले रहे हैं पर डे, तो उससे आपको जीएसटी देना होगा। और अगर आप कोई शॉप वगैरह किराए पे देते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए और जो किराया ले रहे हैं शॉप का वो 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा पर मंथ ले रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। पर इनके अलावा अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है कोई ट्रस्ट तो जीएसटी नहीं देना होगा। सिर्फ ये चैरिटेबल एक्टिविटी का क्या मतलब है? द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटी इंक्लूड्स, ये चीज़ें चैरिटेबल मानी जाएंगी और इनके लिए अगर आप पैसे भी चार्ज करते हैं पब्लिक से तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक हेल्थ के लिए आप काम कर रहे हैं बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग, या तो आप देखभाल कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं टर्मिनली इल पर्सन, बीमार पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, बहुत ज़्यादा विकलांग है, सीवियर मतलब गंभीर विकलांग है वो बंदा या उसको मेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है, मतलब मैड पर्सन है या मेंटल डिसेबिलिटी है, उसको उतना एबल नहीं है, जो नेचुरल पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए काम कर रहे हैं। पर्सन एफ्लिक्टेड विद HIV और एड्स से अफेक्टेड बंदों के लिए आप काम कर रहे हैं। पर्सन एडिक्टेड टू अ डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल, कोई नशेड़ी है जिसे नशे की आदत है, आप उसके लिए कोई काम कर रहे हैं, सुधार गृह चलाते हैं जिसमें एडमिट होता है पर्सन, आप उसकी मदद करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करते हैं। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, आप किसी धर्म को, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म को या योगा को बढ़ावा देते हैं। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, अगर आप कोई एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं रिलेटेड एबेंडन जिन्हें त्याग दिया गया है, ऑर्फन अनाथ, होमलेस अनाथ बच्चों के लिए। फिजिकल मेंटली अब्यूज़, जिनके साथ बहुत अब्यूज़ हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, आप उनकी मदद करते हैं। ट्रॉमेटाइज पर्सन जो बहुत मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं उनकी मदद करते हैं। प्रिजनर्स, कैदियों के लिए कोई काम कर रहे हैं। पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर और मोर रिजाइडिंग इन रूरल एरिया, गांव में किसी 65 साल या उससे ज़्यादा के बुजुर्ग लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, कोई उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं। प्रिजर्वेशन एनवायरनमेंट, आप पर्यावरण को बचा रहे हैं, इंक्लूडिंग वाटर शेड लगा रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। दस ओनली दो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, जो आपने ऊपर ये पढ़ा केवल वही सर्विसेज माफ है विच फॉल विद इन द अबव डेफिनेशन आर ट्रीटेड एज चैरिटेबल एक्टिविटीज़ माना जाएगा एंड आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन जीएसटी, और आपको जीएसटी में छूट दी जाएगी। अभी आपने पढ़ा था कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं दूसरे देश के साथ तो जो पैसे चार्ज करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। रिलीजियस यात्रा या पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्री ऑर्गेनाइज बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट एग्जेम्प्ट, सारे ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है जिनके साथ ट्रीटी की गई है। अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट में दो ही आएंगे, एक तो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड कैलाश मानसरोवर के लिए, और हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज स्टेट हज कमेटी इंक्लूडिंग ज्वाइंट स्टेट, तो ये दोनों माफ है। अगर यात्रा के दौरान कोई पैसे भी चार्ज करते हैं यात्रियों से, तीर्थ यात्रियों से, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट, एज पर एंट्री 60 द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हज कमेटी जो सर्विस देती है, कुमाऊं मंडल विकास निगम जो सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रियों को मक्का ले जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर ले जाने के लिए रिस्पेक्टिवली, आर नॉट लायबल टू जीएसटी, इन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब अभी आपने पढ़ा था कि अगर कोई योगा मेडिटेशन सिखाता है कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो उसे भी जीएसटी नहीं देना होगा। योगा सिखाने के लिए वो ट्रस्ट आपसे पैसे ले सकता है, कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। फी और कंसेशन चार्ज इन एनी अदर फॉर्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम और कैंप मीट फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा शैल बी एग्जाम। कई बार आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी चलते हैं, उस कैंप में 10 दिन के लिए रहना पड़ेगा जहाँ पे आपको योगा सिखाया जाएगा, तो वो रहने को भी माफ़ कर दिया जाएगा। भले ही वो आपसे रहने के पैसे चार्ज करेंगे, रहना खाना पीना सबके चार्जिंग लेंगे वो आपसे, पर वो मेन एक्टिविटी वहाँ पे क्या है, योगा सिखाना है, किसी रिलीजन स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देना है, तो वो जो पैसे चार्ज कर रहे हैं उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये तो आगे आएगा हॉस्पिटल वाला पॉइंट। ट्रेनिंग कोचिंग इन आर्ट, अभी आपने पढ़ा था कि अगर आप आर्ट्स को, कल्चर को या कोई ट्रस्ट है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है कोई, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अभी आपने पढ़ा था कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है, जो पंडित मौलवी पादरी कोई भी आपको रिलीजियस सेरेमनी करवाते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, जैसे बर्थ ओकेजन पे, नामकरण संस्कार, मैरिज करा रहे हैं, डेथ इन्वॉल्व इलेबरेट रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, तो ये पैसे जो चार्ज करते हैं पंडित मौलवी पादरी, तो इन्हें कोई नहीं देना होता है जीएसटी, यानी प्रीस्ट लोग किसी भी तरह का जीएसटी नहीं देंगे।
नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज। अगर आप एग्रीकल्चर खेती बाड़ी को बढ़ावा देते हैं तो ये चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी में। सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ लोडिंग, चढ़ाते हैं, अनलोडिंग उतारते हैं, पैकिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, केवल चावल के लिए अगर ये सर्विसेज आप देते हैं तो एग्जेम्पशन है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पैसे ले रहे हैं, जैसे किसी किसान को चावल स्टोर कराना है, अपनी कोल्ड स्टोरेज खोल रखा है, उसे चावल स्टोर कराना है, उसके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है ताकि चावल लंबे समय तक चल सके, ख़राब ना हो, तो वो आपके यहाँ आता है, आप उससे चार्जेस लेते हैं 1000 रुपये महीने का, तो वो एग्जेम्प्ट है, आपको उस पर कोई जीएसटी नहीं देना। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आप कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, जो शहद हो गया, गोंद हो गया, इन्हें स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, दालें, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, आप उगाने के लिए प्लांट को गाइड करते हैं फार्मर को जाके कि ऐसे उगाओ, खेती बाड़ी ऐसे फसल उगाओ ताकि आपकी फसल बढ़े। रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, एनिमल्स के लिए किसी भी तरह का आप जैसे एनिमल्स के लिए चारा वगैरह आप उगाते हैं तो भी एग्जेम्पशन है, एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस के लिए छूट नहीं मिलेगी क्योंकि हॉर्सेस का जो उपयोग होता है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। हाँ, बाकी किसी एनिमल के लिए कोई चारा उगा रहे हैं, चाहे वो फूड खाने के लिए, फाइबर है, फ्यूल है, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं आप, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहा है, कल्टीवेशन उगा रहे हैं, हार्वेस्टिंग सुखा रहे हैं, थ्रेशिंग मतलब थ्रेशरिंग मशीन होती है जो कचरे को अलग करती है और गेहूं के दानों को अलग करती है, तो किसी भी चीज़ को कचरे को साफ करके और मेन जो प्रोडक्ट है उसे निकालती है। प्लांट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, जैसे फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं किसान हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा खेत है पर मैं अकेला आदमी हूँ तो मुझे लेबर की ज़रूरत है। मैं आपके पास आता हूँ कि मेरे खेत के लिए 10 मजदूर भेज दें, आपकी एक मैन पावर एजेंसी, आप लोग सप्लाई करते हैं, तो फिर आप फार्म लेबर, आप लेबर किसके लिए सप्लाई कर रहे हैं? फार्मिंग के लिए। तो आप मेरे से पैसे तो लेंगे, कमीशन तो लेंगे, तभी तो आप लेबर सप्लाई कर रहे हैं, पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा क्योंकि आप लेबर फार्म के लिए सप्लाई कर रहे हैं। प्रोसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म, आप कोई भी एग्रीकल्चर फार्म खेत में जाके कोई प्रोसेस करते हैं, टेंडिंग, प्योरिंग, कटाई छटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, क्लीन करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्यूरिंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग करते हैं, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग करते हैं। लाइक ऑपरेशन विद डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टर, और ऐसा करने से उसका एसेंशियल कैरेक्टर, उस प्रोडक्ट का मेन कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। आप ये करें बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, ताकि प्राइमरी मार्केट में उसे बेचा जा सके। भाई आप गेहूँ उगाए हैं, आपने फार्मर हैं, बहुत बड़ा खेत है, तो मैं उसने मुझे बुलाया कि आप आके मेरी हेल्प करी, मैंने उसकी पैकिंग में हेल्प करी, बड़ी बड़ी बोरियों में उसका अनाज मैंने भरवाने में मदद करी, और मैं इसके बदले सर्विस दे रहा हूँ तो पैसे चार्ज करूँगा, पर यहाँ कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एसेंशियल कैरेक्टर मैंने कोई चेंज नहीं किया। हाँ, मैंने टमाटर खरीदे, टमाटर से टमाटो केचप बना दी, तो एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया ना, कि टमाटर को आप टमाटर नहीं बोलेंगे, टमाटर केचप आप बोलेंगे, तो वहाँ एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया, और टमाटो केचप बेचने पे तो जीएसटी देना होगा। रेंटिंग, आप रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं। एग्रो मशीन, कोई मशीन देते हैं किसान को एग्रीकल्चर पर्पज़ के, ट्रैक्टर नहीं है किसी किसान के पास, आप अपना ट्रैक्टर किराए पर देते हैं, उसे खेतीबाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर का किराया लेते हैं 10,000 रुपये, तो उस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो एग्रो मशीन के लिए हो गया। वैकेंट लैंड है, आप खेतीबाड़ी के लिए अपनी ज़मीन किराए पर देते हैं तो भी एग्जेम्प्ट है। लोडिंग करते हैं, चढ़ाते हैं, अनलोडिंग करते हैं, उतारते हैं, पैकिंग करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, वेयर हाउस करवाते हैं किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का और किराया लेते हैं किसान से, तो भी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज देते हैं, मतलब किसान को एजुकेट करते हैं किस टाइम कौन सी फसल बोनी चाहिए, इस तरह की कोई सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो आप हर स्टेट में कमेटी बनी होती है जो किसानों से फसल लेके आगे बेचती है, तो इन्हें कोई जीएसटी नहीं देना होता है। इसी तरह कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, जॉब वर्क आप समझते हैं किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे कोई काम करके देना, वो जॉब वर्क होता है। इन रिलेशन टू कल्टीवेशन प्लांट, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ और फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेज के लिए कोई भी ये कर रहे हैं चीज़ तो वो तो टैक्सेबल होगी। फूड उगा रहे हैं, कोई चारा, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लाइव स्टॉक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मदद कर रहे हैं, तो अदर देन हॉर्सेज के लिए कर रहे हैं तब तो जीएसटी लगेगा। और भी कोई लाइव स्टॉक मतलब कोई एनिमल्स है कि जिसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। हो गया।
वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपने पढ़ा, आप गोडाउन खोल लिया, आपने किसी किसान की, आप किसान का सामान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ पे रखाते हैं और किराया लेते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कोई प्रोसेस टी कॉफ़ी तब तो लगेगा। आपने एसेंशियल कैरेक्टर बदल दिया ना, चाय की पत्तियाँ तोड़ी आपने टी गार्डन से और एज इट इज़ बेच ली तब तो नहीं लगेगा जीएसटी। बट चाय की पत्तियाँ तोड़ी चाय बना के बेच रहे हैं तब तो टी हो गई, उस पर उसको भी तो देना होगा। कैरेक्टर ही चेंज हो गया, आप उसे टी लीव्स ना बोल के चाय बोलेंगे केवल, तो ये इस पर जीएसटी देना होगा चाय अगर आप बेच रहे हैं। इसी तरह आप जैगरी बेच रहे हैं, जैगरी जब गन्ना होता है तो उसके लिए आप चीनी बनाते हैं शुगर, पर जैगरी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। जैगरी को आप कोई गुड़ को आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, इससे बेचने पे जीएसटी देना होगा क्योंकि एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया उस प्रोडक्ट का। पल्सेस पे आपने पढ़ लिया, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट एजुकेशनल सर्विसेज, आप इस पॉइंट में पढ़ना है। आपने पढ़ लिया एक तो योगा, आपने पढ़ना कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, सेक्शन 12AA 12AB में और 1023C में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सर्विसेज देते हैं तो भी जीएसटी लगेगा। थर्ड है एजुकेशन सर्विस, अगर आप एजुकेशन है स्कूल कॉलेज की बात की जा रही है तो भी जीएसटी माफ़ है एक लिमिट तक, वो देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, कोई स्टूडेंट्स को आप दे रहे हैं सर्विस, फैकल्टी को दे रहे हैं, शिक्षकों को, स्टाफ को। बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, जैसे जेई का होगा, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपसे पैसे लेता है अगेंस्ट इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को आने जाने के लिए गाड़ी दे रहे हैं। कैटरिंग इंक्लूड मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी। मिड डे मील चलता है, स्कूलों में खाना दिया जाता है जो गवर्नमेंट स्कूल है फ्री में। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो भी एग्जाम्पशन दी गई है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय इंस्टीट्यूट, कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है इसके लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट तो भी लगेगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल पीरियडिकल, आप ऑनलाइन जर्नल समझते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जर्नल दे रहे हैं, न्यूज़ लेटर वगैरह दे रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग, नॉलेज दी जाती है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलप की जाती है, कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट बाय नॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू। Services provided by education institution to student, faculty, staff and by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fees are exempt from GST। अगर entrance fees भी वो चार्ज करते हैं तो भी कोई GST नहीं लगेगा। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है सर? यहाँ पर प्राइवेट कोचिंग की बात की जाए, नहीं प्राइवेट कोचिंग की बात नहीं की जा रही। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब है प्री स्कूल एजुकेशन, जो LKG UKG प्री स्कूल एजुकेशन होती है, और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल इक्विवेलेंट 12th क्लास तक की बात की जा रही है। जो स्कूल होते हैं उनके लिए एग्जाम्पशन में किसी भी तरह का जीएसटी नहीं देना है, फीस जो वो चार्ज करते हैं। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स, या किसी लॉ के रिकॉग्नाइज के लॉ ने कोई रिकॉग्नाइज कर रखी क्वालिफिकेशन, उसके लिए कोई फीस दी जाए। BCom BSc MCom, ठीक है, CA CS, ये सब लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वो होते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें। प्लम्बर के लिए ITI कोर्स होता है, ठीक है, टेक्नीशियन का कोर्स होता है, ब्यूटी पार्लर का, ऐसे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो अप्रूव्ड हैं। अगर वो भी चलाता है कोई इंस्टीट्यूट और पैसे लेता है तो भी GST चार्ज नहीं किया जाएगा। तो कंडक्ट कुछ एग्जांपल दे, कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्स बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग तो वो एग्जेम्प्ट, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रेनिंग गिवन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, कोई प्राइवेट CS की कोचिंग ले रहे हैं आप प्राइवेट कहीं पे जाके, तो वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है तो उस पर GST देना होगा। इसी तरह कोई फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री की डिग्री ले रहे हैं, इंडिया में बैठे हुए, तो उसके लिए जो फीस चार्ज की जा रही है उस पर GST लगेगा क्योंकि वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं है। एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन, जो प्ले ग्रुप UKG LKG की जो सर्विसेज हैं, एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट 12th क्लास तक जो पढ़ाया जा रहा है, क्वालिफाई एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना जाएगा। और वो लोग अगर आपसे कोई पैसे लेते हैं तो उस पर कोई GST चार्ज नहीं होगा। स्कूल फीस तो ली जाती है, उस पर GST नहीं लगेगा। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज का क्या मतलब है? अ कोर्स रन बाय ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या ITC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, एफिलिएटेड टू द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से रजिस्टर्ड होते हैं, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से रजिस्टर्ड होते हैं। ऑफरिंग कोर्सेज इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड, जो भाई ये चीज़ें सिखा सकते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड में,
तो आपको पढ़ना लिस्ट नहीं याद करनी, बहुत सारे होते हैं कि वो आपको कोई प्लम्बर का काम सिखा रहे हैं, कारपेंटर का सिखा रहे हैं, मैकेनिक का काम सिखा रहे हैं, फोटोग्राफर, ब्यूटिशियन, सब इसमें आ जाता है। नोटिफाइड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है, अप्रूव बाय द NCVT के थ्रू, अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, रन बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ आपको मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स चला रहे हैं तो भी वो एग्जाम किया जाएगा। तो मॉड्यूलर स्किल इज द मिनिमम स्किल सेट विच इज सफिशिएंट फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, आपकी रोजगार मिलने में मदद करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयबल स्किल टू अर्ली स्कूल ड्रॉपर, मान लीजिए किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया तो उसके लिए ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कर सीकिंग स्किल अपग्रेड करते हैं, वर्कर सीकिंग सर्टिफिकेशन देयर स्किल एक्वायर इनफॉर्मली एटसेट्रा। ये पढ़ाई दिया। प्राइवेट ITI जो है, अगर वो अप्रूव्ड कोर्सेज चला रहे हैं तब तो वो एग्जेम्प्ट होंगे, अगर प्राइवेट ITI भी हैं वो अप्रूव कोर्सेज चला रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। इसके अलावा वो कुछ अप्रूव कोर्सेज नहीं चला रहे, लिखा है सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड, अगर वो कुछ जो बताया है डेजिग्नेटेड ट्रेड कि यही काम आपको सिखाना है, इनके अलावा वो कोई और कोर्स चला रहे हैं तो वो लायबल होगा GST के लिए। Further, in case of designated trade service provided by a private ITI by way of conduct of entrance examination लेते हैं वो, अगेंस्ट पैसे लेते हैं, इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी विल ऑल्सो बी एग्जाम, वो एग्जाम की जाएंगी यहाँ पर। सेम गवर्नमेंट ITI भी एग्जाम्प्ट है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर और अदर अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दो सेल्फ स्टाइल एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये भी एजुकेशन ही देते हैं, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पर इन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा अंडर GST। दस कैन नॉट अवेल एग्जेम्पशन अवेलेबल टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये नहीं ले सकते एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तौर पे एग्जेम्पशन, यानी इन लोगों को GST देना होगा। ऑब्वियसली GST नंबर होगा, किसी प्राइवेट कोचिंग के पास में आपने पढ़ लिया सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख से ऊपर होती है, आपको GST नंबर लेना होगा तो इनको GST देना होगा। आपने अभी पढ़ा कि 12th क्लास तक हायर सेकेंडरी स्कूल तक जो भी आपको सर्विसेज दी जाती हैं, स्कूल वाले जो भी पैसे आपसे लेते हैं फीस वगैरह, उस पर कोई GST नहीं लगता है। अब कई स्कूल में हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपको सुनना है, केवल सुनने से काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे कोई हॉस्टल फीस ली जाती है, मैथ्स की फीस ली जाती है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई आप पढ़ चुके कई, जिसमें कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज का एक कॉम्बो बना के आपको देता है, तो सारी गुड्स हो सकती हैं या सर्विसेज हो सकती हैं, दोनों का कॉम्बो हो सकता है। तो या तो मिक्स सप्लाई होती है, कंपोजिट सप्लाई होती है। कंपोजिट सप्लाई मतलब वो नेचुरली बंडल है, ऐसा करना ही पड़ेगा तभी वो कस्टमर आपसे वो सर्विस अवेल करेगा। तो जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हॉस्टल क्यों दिया जाता है? ताकि आप उस स्कूल में पढ़ाई कर सकें, तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाता है। यानी जो मैथ्स फैसिलिटी है, हॉस्टल में जो खाना दिया जा रहा है, रहने की फैसिलिटी जा रही है, वो एग्जेम्प्ट होगी, ये मानते हुए कि वो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जा रही है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी चार्ज एज ए लॉजिंग, रहने के लिए बोर्डिंग चार्ज बाय सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इस स्टूडेंट फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन शैल देयरफॉर नॉट अट्रैक्ट GST, यहाँ पे भी कोई GST नहीं लगेगा। इसलिए मैथ्स खाने पीने की जो सुविधा दी जा रही है उस पर भी कोई GST चार्ज नहीं किया जाएगा, इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाता है। और जब मेन सर्विस एग्जेम्प्ट है, एजुकेशन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है, तो पूरी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। ये तो हो गया। रिजल्ट एंड IIMs तो समझते हैं, जो कैट के एग्जाम के थ्रू MBA करने जाते हैं। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फॉल अंडर द परव्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही माने जाते हैं, एज दे प्रोवाइड एजुकेशन, क्योंकि वो एजुकेशन ही दे रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। MBA की डिग्री देते हैं, PGDM की डिग्री देते हैं, तो ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ के थ्रू ही आपको डिग्री दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी उनके लिए कोई GST एग्जाम नहीं है, सॉरी एग्जाम्प्ट है, इन्हें कोई GST नहीं देना होगा IIMs को भी। इसी तरह CBSE और ये जो आपके स्टेट बोर्ड आपसे कोई पैसे चार्ज करते हैं तो भी कोई GST नहीं है। एनी अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जाम्स देती है इंडिया में फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल बी ट्रीटेड एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं एडमिशन फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो भी एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। वेरियस सर्विसेज आर सप्लाई बाय सेंटर और स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड भी होता है, स्टेट बोर्ड भी होता है, वो आपसे पैसे लेते हैं, सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। दीज सर्विसेज इंक्लूड एंट्रेंस एग्जामिनेशन on charging a fee for admission to education institute, input service for conducting such entrance examination for student aggregation,
ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक्रेडिटेशन मतलब मान्यता लेनी होती है, अगर आपको CBSE स्कूल खोलना है तो इन बोर्ड से आपको पैसे देके मान्यता लेनी होगी, जो रूल है। और प्रोफेशनल सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्विस, ताकि आप सर्विस दे सकें। तो जो भी पैसे वो आपसे ले रहे हैं उस पर कोई GST नहीं दिया जाएगा। GST, it is clarified that GST is exempt, GST माफ होगा on services provided by central or state board, including the board such as NBE, by way of conduct of examination for students के लिए जो पैसे ले रहे हैं वो exempt है, including conduct of entrance examination for admission to education institute under entry 66AA. Therefore, GST shall not अप्लाई टू एनी फ़ी और एनी अमाउंट चार्ज बाय सच बोर्ड। अगर आपसे कोई CBSE बोर्ड या आपका स्टेट बोर्ड आपसे जो पैसे लेता है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जाम, उस पर कोई GST नहीं देंगे वो लोग। GST इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट ऑन इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस देते हैं जो आप किसी से लेके आगे दे रहे हैं, रिलेटिंग टू एडमिशन से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन करा रहे हैं, सच एज ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस, रिजल्ट पब्लिश करवा रहे हैं, प्रिंटिंग करवा रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड प्रिंट करवा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा रहे हैं, वैन प्रोवाइडेड टू सच बोर्ड। अगर आप इन बोर्ड को दे रहे हैं तो इस पर कोई GST चार्ज नहीं होगा। जैसे आप टीचर हैं, CBSE बोर्ड ने बोला कि आपको एक पेपर बनाना है अकाउंट्स का, तो और CBSE बोर्ड वाले आपको 2000 रुपये देंगे, तो आप सर्विस दे रहे हैं। इनपुट CBSE के लिए इनपुट सर्विस होगी। इनपुट मतलब वो आपसे लेके आगे देंगे, राइट। इनपुट सर्विस उसे बोलते हैं, इनपुट सर्विस जो किसी से लेके आप आगे प्रोवाइड करेंगे, अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, और आउटपुट सर्विस जो आप खुद देंगे। तो इनपुट सर्विस अगर वो किसी बोर्ड से रिलेटेड देता है बंदा, तो 2000 रुपये पर वो टीचर कोई GST नहीं देगा, क्योंकि वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है। सप्लाई ऑफ फूड इन अ मैस और कैंटीन, ये भी इजी है, आपने पढ़ा था कि मैस कैंटीन में कोई सर्विसेज दे रहे हैं। इफ़ द कैटरिंग सर्विस वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपनी कैंटीन सर्विस दे रहा है, टू इट्स स्टूडेंट को दे रहा है, फैकल्टी को दे रहा है, स्टाफ को दे रहा है, एंड सेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज कवर्ड बाय डेफिनेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में कवर्ड है, तो देन द सेम इज एग्जेम्प्ट। तो कैंटीन पर भी कोई GST नहीं लगेगा, यानी कैंटीन में जो खाने पीने की चीज़ें बेची जा रही है उस पर कोई GST चार्ज नहीं किया जाएगा। If catering services supply food or drink in a mess or canteen provided by any one other than education institute, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद नहीं दे रहा, उसने किसी आउटसाइडर से टाई अप कर लिया कि भैया हमारा लंच टाइम होता है 12 से 1 बजे के बीच, तो आप हमें एक एरिया देते हैं आपको अपने स्कूल में या कॉलेज में, आप आना और वहाँ पे खाने की चीज़ें बेचना। तो आप खुद नहीं दे रहे फूड वगैरह, किसी आउटडोर कैटरिंग के थ्रू दे रहे हैं, तो यहाँ पे GST लगेगा। दैट इज द इंस्टीट्यूशन आउटसोर्स द कैटरिंग एक्टिविटी, वो किसी से लेके दे रहा है टू एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर, देन इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। टू द कंसर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना जाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके स्कूल को सर्विस दे रहा है बाय आउटसाइड कैटरर एंड अट्रैक्ट GST, यहाँ पे GST चार्ज किया जाएगा। सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनबाड़ी एंड स्कूल, आंगनबाड़ी होती है जहाँ पे महिलाओं को, आंगनबाड़ी जो गांव में छोटी छोटी जगह होती हैं शहरों में, वहाँ पे जाके एजुकेशन दी जाती है, महिलाओं को कोई हुनर का काम सिखाते हैं, तो ये आंगनबाड़ी को भी स्कूल ट्रीट किया जाता है, इन पे भी नहीं लगेगा GST। एंड आंगनबाड़ी इंटर आलिया मतलब ओवरऑल प्रोवाइड प्री स्कूल सर्विसेज देते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये फॉर्मल नहीं होती, कब पढ़ाया भी जाता है, पर एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा। हैंस आंगनबाड़ी इज कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में ही माना जाता है प्री स्कूल। एज सीन अबव आप ये पढ़ चुके हैं एंट्री नंबर 66 में एजुकेशन एक्टिविटीज़ में। एनी कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देते हैं प्री स्कूल एंड स्कूल इज एग्जाम फ्रॉम GST, इंक्लूड मिड डे मील, खाने की मिड डे मील की फैसिलिटी दी जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में खाना भी दिया जाता है, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। द स्कोप ऑफ दिस एंट्री इज वाइड इनफ टू कवर एनी सर्विंग ऑफ एनी फूड टू अ स्कूल इंक्लूडिंग प्री स्कूल, मिड डे मील की जो भी फैसिलिटी दी जाती है वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होती है। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड, ये भी बताया गया है दैट सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर कोई सर्विस दे रहे हैं बाय वे ऑफ सर्विंग फूड, खाने के थ्रू कैटरिंग इंक्लूड मिड डे मील, इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ GST इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डोनेशन से। इन्फोसिस कंपनी मिड डे मील स्पॉन्सर करती है, बहुत से स्कूलों में खाना जो आता है इन्फोसिस कंपनी के थ्रू या अक्षय पात्र के थ्रू आता है, एस्कॉन फाउंडेशन भी देता है, तो चाहे गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू खाना खिलाया जा रहा है स्कूल में, मिड डे मील या किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट डोनेशन के थ्रू आ रहा है, सब पे एग्जाम्पशन है, कोई GST चार्ज नहीं होगा। हैंस सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनबाड़ी शेल ऑल्सो भी कवर्ड बाय सेड एग्जाम्पशन, वेदर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट दे रही है पैसा या थ्रू डोनेशन के थ्रू आ रहा है कॉर्पोरेट, तो ये एग्जाम्पशन होगा। एंट्रेंस फीस ली जाती है, कई बार आपको एग्जामिनेशन देना है, जैसे JEE देना है, CPT वगैरह देने, कोई भी एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं काफ़ी कॉलेजेस में, तो वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। एज डिस्कस अर्लियर एंट्री 66 एग्जाम इंटर अर्लियर ओवरऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है, फैकल्टी को दे रहा है, स्टाफ को दे रहा है बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन, पैसे ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी।
Therefore it can be seen that ये कहा देखा हमने that all services supplied by an education institute to its students are exempt from GST। अपने बच्चों को आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होगी। कंसिडरेशन चार्ज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ एंट्रेंस फीस, जो एंट्रेंस फीस आप ले रहे हैं फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो एग्जाम, ये भी एग्जाम कर दी जाएगी। द एग्जामिनेशन इज वाइड इनफ टू कवर द अमाउंट ऑफ फी चार्ज फॉर एडमिशन के टाइम ले रहे हैं, एंट्रेंस के टाइम ले रहे हैं, अमाउंट चार्ज फॉर एप्लीकेशन फी फॉर एंट्रेंस और फी चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट फ्रॉम इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ द एंट्रेंस और एडमिशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब एग्जाम्प्ट किया जाएगा। सर्विस अप्लाइड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ इशू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। जब आप वो स्कूल छोड़ते हैं, वो कॉलेज चेंज करते हैं, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होता है, तो इसके लिए आप छोड़ना होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू लिविंग द और एक्स स्टूडेंट आर ऑल्सो कवर्ड बाय द एग्जाम्पशन। तो वो जो फीस ले रहा है स्कूल कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, वो भी एग्जाम्प्ट होगी। अकॉर्डिंगली सच एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑल्सो एग्जाम, ये भी एग्जाम मानी जाएंगी। फी चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ठीक है, जैसे आप कैंपस प्लेसमेंट होता है, जैसे सी इंस्टीट्यूट है, आप सी बन जाएंगे तो आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा। सी इंस्टीट्यूट डिफरेंट कंपनियों को अपने कैंपस में इनवाइट करता है, फ्री में इनवाइट नहीं करता, वो कंपनियों से पैसे लेता है। और कंपनियां को फ़ायदा क्या होता है, कंपनीज को वो आकर जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो उन्हें लगता है सुटेबल स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी कंपनी के लिए उन्हें सेलेक्ट करती हैं वो कंपनियाँ। तो ऐसे IIM में होता है, जो आप MB करते हैं, IIT में भी होता है कि कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा होता है। तो जो MNC होती है, जो कंपनियाँ होती हैं, उनसे पैसे लेता है वो कॉलेज और अपने कैंपस में आने देता है ताकि वो सही कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकें। तो क्या वो भी एजुकेशन का पार्ट माना जाएगा? नहीं, ये एजुकेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, इस पर GST देना होगा इंस्टीट्यूट्स को। एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चार्ज अ फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, जो मालिक बनने वाले उन बच्चों के प्रॉस्पेक्ट में, द फ्यूचर के एम्प्लॉयर लाइक कॉर्पोरेट हाउसेज, MNC होती, मल्टीनेशनल कंपनीज हु कम टू द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट आती हैं फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स को लेने के लिए थ्रू कैंपस इंटरव्यू इन रिलेशन टू कैंपस रिक्रूटमेंट, सच सर्विसेज शैल ऑल्सो बी लायबल टू टैक्स, इन्हें GST देना होगा इन सर्विसेज पर। इसी टाइम मैरीटाइम कोर्सेज चलाते हैं DG शिपिंग, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होता है। आपको समुद्र में, सी में बहुत इंटरेस्ट है, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जिससे आपकी जॉब शिप पे लग जाए वहाँ पे, या सी एरिया में लग जाए, तो आपको मैरीटाइम कोर्सेज करने होते हैं। तो ये भी अप्रूव्ड होते हैं और ये एग्जाम्प्ट होते हैं। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर ट्रेनिंग कोर्स आर अप्रूव बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड होते हैं, which are duly recognized under the provisions of Merchant Shipping Act 1958 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होती है। रीड विद द मर्चेंट शिपिंग स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग ऑफ सी फेयर। सी फेयर मतलब जो सी पे काम करते हैं जो लोग, उन्हें सी फेयर बोल सकते हैं, रूल 2014 के अकॉर्डिंग। तो ये भी जो पैसे चार्ज करते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। दैट देयरफॉर मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड द कोर्सेज कंडक्ट बाय देम आर एग्जाम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, कुछ कंडीशन पूरी करने पर इन्हें किसी तरह का GST पे नहीं करना होता है। ये तो आपने पढ़ लिया। शॉर्ट में टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल, LKG UKG प्री स्कूल सर्विसेज दे रहे हैं, प्ले ग्रुप एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी 12th क्लास तक की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सर्विसेज आपके लिए एग्जाम्प्ट है, भले आप पैसे चार्ज कर रहे हैं इसके लिए अपने स्टाफ स्टूडेंट से। एग्जाम इनपुट सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को। कैटरिंग, खाने की सर्विस दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। सिक्योरिटी और क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, हाउस कीपिंग परफॉर्म इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू कंडक्ट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई फीस ले रहे हैं, तो ये सब एग्जाम्प्ट हैं। अगर आप कोई अप्रूव्ड कोर्स चला रहे हैं इंडिया में जो लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज है, BCom, BSc एक्सेट्रा, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट, जो पैसे ले रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है। सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है। देखिए कोई स्कूल देगा तो टैक्सेबल होगा ऑनलाइन जनरल, पर कोई कोर्स करा रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कोई कोर्स करा रहा है तो वहाँ पे एग्जाम्प्शन है। इसी तरह कोई वोकेशनल कोर्सेज करा रहे हैं जो अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज हैं, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन आर एग्जाम आउटपुट सर्विस जो खुद आप दे रहे हैं, तो इनपुट सर्विस थी किसी से लेके दे रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट सर्विस जो खुद दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अपने बच्चों को दे रहे हैं, फैकल्टी को दे रहे हैं, स्टाफ को दे रहे हैं, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, अगेंस्ट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, पैसे चार्ज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में पूरा रिवाइज कर लेंगे 2 वीडियो बना के। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।